चैप्टर नंबर 14 का सेकंड टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा जो आप लोग अब पढ़ोगे। ये है मेरे पास एम्पेयर्स लॉ से रिलेटेड। एम्पेयर्स लॉ की बात करेंगे। एम्पेयर्स लॉ तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एम्पेयर्स लॉ में इसकी एप्लीकेशन पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। तो कुछ चीजें जो आपने पढ़ी है उन्हीं चीजों का आज इस्तेमाल करेंगे और उनसे कुछ बातों को सीखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे क्या कहा तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। अगर आप किसी भी वायर में से करंट कैरिंग वायर में से अगर आप किसी भी वायर में से अगर आप करंट पास करते हो यानी करंट कैरिंग अगर कोई वायर है तो ये क्या फॉर्म करता है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। बिल्कुल सही। अगर आप जवाब दोगे तो यही जवाब होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है ये आपको बोला जाएगा। तो याद रखिए बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर। अब सर्कुलर कैसी होती है? सर्कुलर होने की भी खास बात क्या होती है ये बात भी मैं आपको बताऊं। सिर्फ एक सर्कल नहीं होता बल्कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कंटिन्यूस बनी हुई होती है। और ये जो सर्कल होते हैं बेटा, इन सर्कल के सबके सेंटर्स जो होते हैं वो सेम सेंटर होते हैं। और ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम हो उन सर्कल को आप बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जिनके सेंटर सेम होंगे उन सर्कल को आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको आप बोल देंगे कॉन्सेंट्रिक। जैसे होते हैं ना सर्कल सेंटर, ये आपने इसके अराउंड इस तरीके से सर्कल बना दिए, सबके सेंटर सेम है तो ये कहलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे आप करेक्ट आंसर देख लीजिए। एमसीक्यू नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, एमसीक्यू नंबर 1 में जो करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो है 1 का ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा? एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा एज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट। ये तो कॉमन सेंस का सवाल हो गया कि आप वायर से जितना ज्यादा दूर जाते रहोगे, वायर से जितना ज्यादा आप दूर जाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या मैग्नेटिक फील्ड कम होगी? तो आप बोलेंगे सर जाहिर सी बात, वायर से हम जितनी ज्यादा दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। यानी करेक्ट आंसर जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है सेकेंड एमसीक्यू का, वो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डिक्रीजेस। यानी आप जितना ज्यादा डिस्टेंस को बढ़ाओगे उतनी कम आपकी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद अगला एमसीक्यू नजर आ रहा है मुझे एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कहा आपसे? एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। एमसीक्यू में कहा गया द मैग्नेटिक फील्ड इन द मिडिल ऑफ द सॉलिनॉइड ड्यू टू द करंट इज डैश। अब आप देखो, आपके पास अगर सॉलिनॉइड है, ये मैं सॉलिनॉइड अगर बना के दिखाऊं, सॉलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसने जो मैग्नेटिक फील्ड की आपसे बात करी, उसने मैग्नेटिक फील्ड कहा कि मुझे बताओ मिडिल में सोलिनॉइड के दरमियान में अगर आप मौजूद होगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस बात का आपसे पूछ रहा है। तो सोलिनॉइड के सेंटर पे अगर आप मौजूद होगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होगी। यानी सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि तमाम की तमाम मैग्नेटिक लाइंस उसके सेंटर में से पास हो रही हैं। अगर आप अप और डाउन सोलिनॉइड से जितनी ज्यादा दूर जाते रहोगे, सेम ये कहते हैं सोलिनॉइड से जितनी ज्यादा दूर जाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 एमसीक्यू है, सॉल्व करने वाला एमसीक्यू है। थोड़ा सा मैं इसके डाटा का आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। एमसीक्यू में कहा गया है लॉन्ग सोलिनॉइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब आपको लेंथ दे रहा है एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। कंसिस्ट ऑफ 50 टर्न्स। 50 टर्न्स का मतलब कैपिटल एन की वैल्यू दे रहा है एन इज इक्वल टू 50 टर्न्स। आगे बोल रहा है करंट ऑफ 2 एम्पेयर। करंट ऑफ 2 एम्पेयर का मतलब आई की वैल्यू दे रहा है आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। और आपसे बोल रहा है क्या बता दीजिए? मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी निकाल के दिखा दीजिए। तो बी निकालने का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सोलिनॉइड के लिए वो ये है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। आप म्यू नॉट की जगह पे रखोगे 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। बराबर में रखा हुआ है एन, तो एन की जगह पे आ जाएगा 50।
फिर रखा हुआ है आई, तो आई की जगह पे आ जाएगा 2, जबकि नीचे रखा हुआ है एल, तो एल की जगह पे आ जाएगा मेरे पास, लेंथ दी हुई है 0.1। आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लीजिए, या इसको मल्टीप्लाई करके, चलो डिवाइड करके दिखा देते हैं। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 100। ये देखिए 50 को 2 से करोगे 100, और जबकि नीचे लिखा हुआ है 0.1। बेटा 0.1 को, सॉरी 100 को 0.1 से डिवाइड करिए, क्या आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 100 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000, और इस 1000 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा एक्सपोनेंशियल -7 से। तो अगर आप 1000 को मल्टीप्लाई करोगे एक्सपोनेंशियल -7 से तो आंसर आ जाएगा 4 पाई एक्सपोनेंशियल -4, और यूनिट हो जाएगा टेस्ला। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई मुश्किल फिजिक्स नहीं थी, ये सिर्फ मैथ्स थी। तो आपको कैलकुलेशन करना सिखाई गई ना, ये बेसिक मैथ्स है, इसमें कोई खास फिजिक्स नहीं लग रही। फिजिक्स से पहले डाटा तक थी और इसके फॉर्मूले तक थी, बाकी आपने मैथ्स को ही सॉल्व किया और करेक्ट आंसर निकाला। और जो करेक्ट आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 MCQ ऑप्शन नंबर ए। 4 MCQ के बाद अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यू नंबर 5 की, एमसीक्यू नंबर 5 देखिए, एमसीक्यू नंबर 5 में क्या कहा आपसे? अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड डैश। लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर, मतलब सिलेंड्रिकल कॉइल, अगर एक वायर को आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में, अगर फॉर्म सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाओ तो वो क्या चीज कहलाएगी, ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर इतना तो हमने पढ़ा हुआ है, इतने बड़े हम हो गए सर, ये कहलाती है हमारे पास सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का मतलब ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सोलिनॉइड। 5th MCQ के बाद एमसीक्यू नंबर 6 देखिए, एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया? If a solenoid has a soft iron, यानी ferromagnetic core, the strength of the magnetic field inside the solenoid dash। याद रखिएगा, आप कभी भी सोलिनॉइड को किसी आयरन फ्रेम के ऊपर बाउंड करो और वो आयरन वहां पे मौजूद हो, जैसे सॉफ्ट आयरन यहाँ पे मौजूद है और आपने इस तरीके से इसके ऊपर वायर को बाउंड कर दिया, इस तरीके से आपने वायर को बाउंड कर दिया इस आयरन सिलेंडर के ऊपर। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब इसका टेक्निकल रीजन भी है, मैथमेटिकल रीजन भी है, टेक्निकल और मैथमेटिकल दोनों मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। जाहिर सी बात है, अब आप देखो क्योंकि आपने आयरन फ्रेम के ऊपर बाउंड किया हुआ है तो ये आयरन भी हेल्प करेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड को इनहेंस करने में, क्योंकि अगर आप आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ऐसा होता है कि जिसको आप मैग्नेट, जिस आयरन को आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जो जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। यानी अब आप आयरन को, इस आपने जो यूज किया है सॉफ्ट आयरन, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद है, ये मैग्नेटिक, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 7 भी इसी तरह का एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है आपसे। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा अ सोलिनॉइड विद सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड डैश। तो बेटा ये मेरे पास कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये तो आप लोगों को छोटी छोटी सी बातें याद करने पड़ेंगी कि अगर आप एक सोलिनॉइड को सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर दो तो ये सोलिनॉइड है, ये है मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये जो चीज बन जाती है इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एमसीक्यू नंबर 7 हो गया मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद अगले एमसीक्यू हैं एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 बेटा देखो, एमसीक्यू नंबर 8 में क्या कह रहा है आपसे? A solenoid wound on a circular support is called dash। अब ये एमसीक्यू भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, अगर आप वायर को, सोलिनॉइड को, ये सोलिनॉइड थी, इस सोलिनॉइड को अगर आप सर्कुलर कोर के ऊपर बाउंड करोगे तो ये क्या शेप, ये क्या कहलाएगा? मैं पहले बना के दिखा देता हूँ फिर आप लोगों से पूछ भी लेंगे। जी बेटा, इस तरीके से अगर आप अपने वायर को बाउंड करोगे किसी सर्कुलर कोर के ऊपर तो ये क्या कहलाएगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हम पढ़ कर आए हैं, ये कहलाता है हमारे पास टोरॉइड, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी टोरॉइड। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 देखिए, एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे? सवाल में कहना चाह रहा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड
एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, डिस्टेंस मतलब आर दे रहा है मुझे 0.1 मीटर, फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखानी है और करंट आपको बता रहा है 50 एम्पेयर। तो स्ट्रेट वायर के लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है मैं आपको बताऊं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आप तमाम लोगों ने पढ़ा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसको मेरे ख्याल से थोड़ा लेफ्ट पे करके लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, जगह मिल जाएगी। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू है मेरे पास 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7, बेटा करंट की वैल्यू मुझे दे रहा है 50, जबकि नीचे आर की वैल्यू दे रहा है 2 पाई और आर की वैल्यू दे रहा है 0.1। सबसे पहले तो कुछ कैंसिलेशन हो रही है, उन कैंसिलेशन को पहले ही कर देते हैं। भाई ये पाई से ये पाई कैंसिल, 2 से 2 वन द 2, 2 टू द 4, ये कैंसिल। आप बोलेंगे ये सर बिल्कुल सही काम किया आपने। अब 2 को बेटा ये 2 और 50 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 100, और साथ में लिखा हुआ है ऊपर एक्सपोनेंशियल -7, जबकि नीचे लिखा हुआ है 0.1। कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड कीजिए, 100 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल -7, मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो आंसर आएगा मेरे ख्याल से एक्सपोनेंशियल -4 टेस्ला, यानी करेक्ट आंसर जो मुझे नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो 9 MCQ का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्सपोनेंशियल -4 टेस्ला। इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं थी, आपने सिर्फ ये बात पहचानी थी कि स्ट्रेट वायर की बात कर रहा है, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले तक पहुंचे, उसकी वैल्यू पुट करी और आंसर आपने निकाल लिया। ये एमसीक्यू नंबर 9 मेरे पास था। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, upon which of the following magnetic field inside the solenoid does not depend upon। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की किस चीज पे डिपेंड नहीं करती। देखो आपकी सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, जरा फॉर्मूले में देखते हैं, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। देखो आपकी सोलिनॉइड में करंट आ रहा है, यस सर करंट तो है, देखो उसने करंट की बात करी ना, करंट तो है। टर्न की बात कर रहा है, यस सर टर्न भी है। लेंथ की बात कर रहा है, यस सर लेंथ भी है। परमिएबिलिटी की बात कर रहा है, यस सर परमिएबिलिटी। कौन सी चीज नहीं है सर, डायमीटर की बात नहीं है, यानी सोलिनॉइड जो है वो डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा, डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड। एमसीक्यू नंबर 11, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज डैश आउटसाइड द कोर ऑफ द टोराइड। अच्छा ये डैश लगा हुआ है, डैश मैंने पेन से खुद लगा दिया। टोराइड के आउटसाइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो ये आपसे पूछ रहा है। पहले टोराइड अब बनाना पड़ेगा, टोराइड फिर दोबारा बनाऊं। ओके आपकी ये टोराइड है, बेटा इस टोराइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना ये इनसाइड द टोराइड ही होती है, यानी इस तरीके से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, इसको जरा देखिएगा। आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना टोराइड के अंदर इसी तरीके से बनी हुई होती है, यानी विद इन द टोराइड होती है मैग्नेटिक फील्ड, टोराइड से बाहर नहीं होती। अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये लाइंस ओवरलैप हो गई हैं, ओवरलैप कभी भी नहीं होती इस तरीके से। यानी अगर आप बाहर मौजूद होगे ना तो यहाँ टोराइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, यानी टोराइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी बल्कि टोराइड के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ सर, उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड बताओ आउटसाइड द टोराइड, टोराइड के आउटसाइड बताओ, तो इसका मतलब ये है कि टोराइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कोई भी नहीं होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो सर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी उसकी जीरो। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन विद इन द कोर ऑफ द टोराइड फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ करंट इज डैश। भाई टोराइड का फॉर्मूला क्या है, टोराइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब आप देख लो इसमें से कौन सा आपको आंसर करेक्ट नजर आ रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है नंबर ऑफ टर्न से, और करेक्ट आंसर जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। बाकी कोई भी ऑप्शन आपकी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सारी घुमा फिरा के आपसे बातें की हुई हैं।
एमसीक्यू नंबर 12 भी आसान सा था, इतना कोई मुश्किल एमसीक्यू नहीं था। एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ आते हैं, एमसीक्यू 13 को पढ़ते हैं। उसने कहा स्टेडी करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस। तो ये तो मैंने चैप्टर के स्टार्ट, अभी एमसीक्यू के स्टार्ट में ही, लेक्चर का स्टार्ट जब आपने किया तो आपने पढ़ा कि भाई अगर वायर में से करंट पास करोगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यानी अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हो तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जबकि एमसीक्यू नंबर 14 से रिलेटेड भी कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई पैरेलल वायर हैं, इसमें से अगर अपोजिट डायरेक्शन में वायर पास करोगे तो क्या होगा, मैं दोबारा बताता हूँ। बेटा अगर आप करंट पास करोगे सेम डायरेक्शन में तो ये वायर एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप डायरेक्ट करंट पास करोगे बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब उसने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा एमसीक्यू नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी रिपेल करेंगे। इसी के बाद इस टॉपिक का लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है। इफ द कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ वायर, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन विल बी डैश। आपसे बोल रहा है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए अगर आपका कन्वेंशनल करंट टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है। अब इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब इस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर में या ऑनलाइन लेक्चर में समझाने का, मतलब फिजिकली होता तो आप अपने हाथ की मदद से बड़े आराम से समझ लेते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बात समझाने की। अब जरा समझिएगा बात को। आपका जो करंट है बेटा वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, इस तरीके से। आपका करंट टॉप से बॉटम की तरफ आया। आप अपने राइट हैंड को यूज करेंगे, यूज राइट हैंड, अपना राइट हैंड यूज कीजिए। उस राइट हैंड के थंब को नीचे की तरफ रखेंगे। थंब को अगर आप नीचे की तरफ रखोगे तो ये अगर आपका हाथ है तो ये हाथ का आपका थंब आ जाएगा इस तरीके से। मुझसे हाथ बन भी नहीं रहा, ये थंब, क्या हाथ बना है। बहरहाल अब इसी को हाथ मान लेते हैं, ये हमारा थंब है। आप अगर अपने हाथ को बेटा, या आप अगर इसको प्रैक्टिकली समझना चाह रहे हो तो मेरे साथ साथ समझ लो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड आपको बनती हुई नजर आएगी। एक काम करो, आप तमाम लोग अपने साथ एक पेंसिल या पेन कंसीडर करो। इसको इस तरीके से रखो, यानी ये रेड कलर की रॉड नजर आ रही है, आपका पेन या पेंसिल है। इसके अराउंड अपने सीधे हाथ को रखो, थंब को नीचे की तरफ रखो। और जब आप अपने हाथ को बेटा बंद करोगे, कर्ल करोगे, तो आपका हाथ इस तरीके से बंद होगा, यानी मैग्नेटिक जो आपका हाथ बंद होगा ना, वो इस तरह के सर्कल में बंद होगा। आप करके देख लो। अपने हाथ को डाउनवर्ड रखो, आप अपने हाथ में कोई पेन वगैरह कुछ लो, थंब को डाउनवर्ड करो और अपने हाथ को, यानी जो फिंगर्स हैं इसको कर्ल करो, तो इस तरह की डायरेक्शन बनती हुई नजर आएगी। ये जो डायरेक्शन होती है बेटा आपके पास, ये डायरेक्शन आपके पास क्या कहला रही है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप बोलेंगे सर ये डायरेक्शन हमें नजर आ रही है क्लॉकवाइज, यानी जैसे क्लॉक चलती है उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को आप बोल देंगे क्लॉकवाइज। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसको एक दफा प्रैक्टिस करोगे तो बात खुद ब खुद क्लियर हो जानी चाहिए। इतनी बहुत ज्यादा मुश्किल बात मेरे ख्याल में नहीं है। यहाँ पहुंच के आपका जो सेकंड टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया एम्पेयर्स लॉ का, ये एम्पेयर्स लॉ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद एम्पेयर्स लॉ के बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं, बात करेंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एम्पेयर्स लॉ के बाद बात करेंगे फैराडेस लॉ की।